DISPR की आज बड़ी मुफस्सल प्रेस टॉक थी। केपी दहशतगर्दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर उसकी जो धज्जियाँ उड़ाई गई। और ये प्रेस टॉक देख के मुझे पहले से भी ज़्यादा ये यादा हुआ इस बात का कि पाकिस्तान की वो लोग जिनके पास ताकत है उनके और इमरान खान और PTI के रास्ते जुदा जुदा है। तो मुज़ाकरा डायलॉग वगैरह मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आज की आप प्रेस टॉक सुन लें तो हमारे तो कोई यानी कि जो पाकिस्तान की रियासत है जिनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे DGISPR आज, उनकी और जो नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को जिस तरह फौज देख रही है, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट देख रही है, जिस तरह DGISPR देख रहे हैं, जिस तरह आर्मी चीफ भी देख रहे होंगे, ऑब्वियसली उनकी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो DGISPR, उसमें और तहरीक इंसाफ और इमरान खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मतलब फॉरगेट अबाउट 9 मई, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, इमरान खान बाहर आने के चांसेस मादूम से मादूम है जो आज की प्रेस टॉक मैंने सुनी है। पहले तो जो बेसिक इशू है ऑफ डिफरेंस है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर, जहाँ से दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान से KP के अंदर, उसमें जो क्लियर कट डिफरेंस है वो पहले आप सुन लें। उन्होंने KP के वज़ीर आला, KP के उन लोगों का जो इमरान खान की वर्जन पे चल रहे हैं या विजन पे चल रहे हैं कि मुज़ाकरात होनी चाहिए दहशतगर्दों के साथ, उसका स्मगलिंग से लेकर आगे तक का जो जवाब दिया है वो जवाब पहले सुन लेते हैं। उसके बाद आज बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक हुई। तो बार बार दस्तूर का रेफरेंस दिया आर्मी चीफ ने, DGISPR ने, सॉरी, और बार बार उन्होंने जो है ये भी बताया कि सियासतदान जो है वो एग्जेम्प्ट हुए थे जिम्मेदारी से। हालांकि सारे कॉलिंग शॉट्स सियासतदान कर रहे हैं, उसमें मौजूदा शहबाज शरीफ साहब भी आ गए और पिछले इमरान खान भी आएंगे। इनके नाम नहीं लिए लेकिन इशारा ये था। पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह चल रहा है पता कि इमरान खान की जेल की रातें तवील हैं, मैं चाहूँ या ना चाहूँ। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते जुदा जुदा है, मैं चाहूँ या ना चाहूँ। तालिबान, दहशतगर्द, अफगानिस्तान, इन सब के ऊपर जो उन्होंने बात की वो पहले सुन लेते हैं। कि ये अफगानिस्तान जो है एक दहशतगर्दी की आमाजगाह बना हुआ है। इट्स नाउ बिकम, और ये अफगान तालिबान जो से ये कोई हुकूमत नहीं है, ये एक ग्रोह है जिसने वहाँ कब्जा किया हुआ है, एक नॉन इंक्लूसिव ग्रोह है और दर्जन से ज्यादा वहाँ पे दहशत ऑर्गेनाइजेशंस की आमाजगाह में इसके नीचे सरपरस्ती में पल रही है। तो सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसका पता नहीं। मादनियात और डॉलरों की पीछे रोकें जी, और फाटा का रोकें। किसकी है ये दहशतगर्दी की जंग? ये फौज वहां पे मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए गई हुई है। ये कौन से डॉलर मिल रहे हैं? डॉलर तो इनको मिल रहे हैं, ये अफगानिस्तान तालिबान को। मादनियात की जंग 4970, हो सकता है थोड़े कम ज्यादा हूं, 5000 के लगभग मादनियात के लाइसेंस हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे ही है ना भाइयों। किसने इशू किए हैं? इधर किया GHQ ने इशू किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इशू किए हैं। असेंबली में बैठ के झूठा बयानिया बनाते हैं। कितने जवान इस सूबे के शहीद हुए हैं और आप ये बोल के उन शोहदा को इज्जत और तकरीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए शहीद हो रहे हैं। अब जो है ये एक ही बात है। जो मेरा लीडर कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो वो मेरा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद भी होगा। ये भी इनका बयानिया भी खुल के सामने आ गया इस साल में, बिल्कुल सामने आ गया कि अभी जो है ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है। कहते हैं जी कि ये फौज जोन सी है इसको क्या विड्रॉ कर जाए। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, दिस इज आर्मी इज ए फेडरल फोर्स एंड इट इज देयर, इट वर्क्स अंडर फेडरल इंस्ट्रक्शंस। ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं कि काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी कर दो। फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। अच्छा जी, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? करना क्या है फिर? कोई जवाब नहीं इस चीज। और अगर किसी के कोई जाती मकासद हैं, कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और वो उस क्लैरिटी को हासिल नहीं करना चाहता, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने साफ हो जाएगा। हम इनको जहन्नुम वासिल करेंगे, इनको आखिरी कोने तक, इनको इनके सहूलतकारों को उनके पीछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की जंग है, ये कोई शख्सियत, किसी की सियासत इस पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। दहशतगर्दी और नेशनल सिक्योरिटी जैसे अहम इश्यूज़ के ऊपर तहरीक इंसाफ बकौल DGISPR के और इमरान खान और उनका वज़ीर आला जो है इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हुए, आमने सामने खड़े हुए। ये इससे ये यादा मिल रहा है, इससे इंडिकेशन मिल रही है कोई मुज़ाकरात, कोई इस तरह का डायलॉग इमरान खान के साथ होने नहीं लगा। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे के लिए अंदर नज़र आते। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई, इमरान खान का नाम लिए हुए तनकीद हुई कि जो लोग कहते हैं, क्योंकि सवाल उठाया था हमारी कुलीग है आसमा शराई साहिबा ने
कि ये जो हम अफगानिस्तान की पॉलिसी के ऊपर सिर्फ इमरान हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इमरान हुकूमत का तो ब्लेम नहीं है ना, ये तो उस वक्त तो पूरी रियासत ने ये बनाई थी। तो हम मेरिट के ऊपर करें ना, हम पिक एंड चूज़ ना करें जब आप क्रिटिसिज्म करें। तो हम इमरान खान पे सिर्फ क्यों क्रिटिसिज्म कर रहे हैं? यासमिन शराई साहब ने सवाल किया DGISPR से, हम रियासत या इस्टेब्लिशमेंट का क्यों नहीं जिक्र कर रहे जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी अफगान तालिबान के साथ लेकर, या उस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको मैं सुनवाया तो DGISPR ने क्या कहा। हमारे मुल्क में तो अनफॉर्चुनेटली ये जो इदारे हैं ये उस तरह बाख्तियार नहीं जैसे होने चाहिए, बिकॉज ऑफ द पोलिटिसाइजेशन दैट हैव क्रेप्ट इनटू देम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या आपकी इदारों में सियासत आ चुकी है या नहीं आ चुकी, उसमें सियासी अमलदारी है या नहीं है? दिल पे हाथ रख के बताएं कि उनके अंदर क्या वो ऑटोनॉमी, क्या वो इंडिपेंडेंस, क्या वो स्ट्रेंथ है जो होनी चाहिए? तो ये तो एक बड़ा मज़ा खेज बयानिया है कि जी हम तो कोई फैसला ही नहीं करते, हम तो बेख्तियार हैं और ये सारे फैसले करते हैं। क्योंकि एक इदारा है जो अपने ऊपर, हम हमेशा कहते हैं कि हमें अपनी सियासत से, और हर किस्म की सियासत, एक ABCD, हम कहते हैं हम किसी की सियासत हम पे ना लागू करें। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी लीडर, तमाम सियासी नज़रियात, तमाम एथनिसिटी, तमाम कौमें, तमाम मज़ाहिब, तमाम फ़िरके हमारे लिए बराबर हैं, जब अगर वो पाकिस्तानी है। दैट्स व्हाट वी से, डोंट इम्पोज योर पॉलिटिकल लव ऑन अस, बट दैट डजंट मीन कि वो सियासत बाख्तियार नहीं होती। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पे चलाता है। आप देखें कि पूरी पार्टी, वो कहते हैं ना जमहूरियत, तो जमहूरियत तो सबसे, सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है। उस वक्त भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो, और वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो, बातचीत करो। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया? आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। भाई वो वजीर आजम था, वो बाख्तियार वजीर आजम था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता हूँ। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। ये काम तो किसी, इतना इख्तियार तो किसी वजीर आजम के पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दे। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो अजीम शख्सियत जिसने ये मुल्क बनाया, और कौम का एक ही शायर है हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल। हम तो उसको पढ़ के से आए थे, ये एक नया कौम का बाप लेके आ गए थे, क्योंकि उनकी सियासत जो सी उस ये डिमांड करती थी। तो आप जो से ना उनको अंडर प्ले ना करें। वो जो अभी भी बैठ के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अभी भी कहते हैं कि बातचीत से मसला हल करो, वो जो खप्त उधर था वो खप्त अभी भी है। तो उनसे कोई पूछे कि आपको क्या मोहब्बत है इन तालिबान से, इन दहशतगर्दों के साथ, आपको इनकी परवर्टेड आइडियोलॉजी के साथ आपको क्या मोहब्बत है? किसके कहने पे आप ये पूरा का पूरा पाकिस्तान को और अपने सूबे को तो झोंक रहे हैं इस आग में, जिसका ईंधन बन रहे हैं आपके बच्चे, जिसकी वजह से वहां पे तरक्की नहीं हो रही, वहां पे कारोबार नहीं आ रहा, वहां पे सिक्योरिटी नहीं फील हो रही लोगों को, और उसके कितने इल्ज हैं जो आगे जा रहे हैं। ये फरमा रहे हैं कि इसी तरह एक जमाने में ANP को गैर मकबूल किया गया था। ANP और बाकी बहुत से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की, वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई। ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार, हम इनके साथ शामिल होंगे। वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किसमें मकबूलियत चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज में। ये आपको कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। बातचीत जो है ना, इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट, वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बातचीत करनी गवर्नमेंट से करे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी। वार्म वेलकम सेनेटर आबिद शेर अली साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, हफीजुल न्याई साहब। ज़ुबैर साहब, आज की प्रेस टॉक पे आपकी राय, और मेरी राय तो ये है कि इसके बाद चल रहा है पता कि इमरान खान की जेल की रातें तवील, गवर्नर राज और लो गवर्नर राज मगर तहरीक इंसाफ और मज़ीद कोई स्पेस मिलने को तैयार नहीं है, मज़ीद ग्रिल हो सकती है वो, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर दो डिफरेंट आ रहे हैं जो कि कंट्राडिक्टरी है, और रियासत जो है ऑब्वियसली उसने जस्टिफाई करने की कोशिश की अपना पूरा केस, दस्तूर, आइन, वफाकी हुकूमत सबका रेफरेंस दिया है, और तालिबान के मुतालिक तो हम जानते ही हैं। ज़ुबैर साहब। अच्छा कामरान, एक तो आप सच बोलने वाले एंकर हैं, और आज आपने बार बार इस चीज़ को सच बोला है कि इमरान खान इस वजह से जेल में नहीं है कि कोई उनके ऊपर केसेस हैं। आपने बार बार ये बोला है कि चूँकि उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की राहें जुदा हैं, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो आपने बार बार ये कहा कि अब तो यकीन हो गया कि जो कुछ भी हो जाए वो अंदर जेल के रहेंगे। सो एक चीज़ तो आपने पूरी कौम को, क्योंकि आप रहनुमाई भी बहुत अच्छी करते हैं, पूरी कौम को ये बताया कि इमरान खान के खिलाफ ये पॉलिटिकली ट्रम्प्ड अप केसेस हैं, एंड देयरफॉर जब तक उनकी एस्टैब्लिशमेंट से ये दूरियां रहेंगी वो अंदर बंद रहेंगी। एंड आई टोटली एग्री विद यू, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ कि ये इसका किसी भी कोई लीगैलिटी से ताल्लुक़ नहीं है। ये जाहिर सी बात है, ये जब तक उनकी राहें
एक दूसरे के साथ इतनी दूर रहेंगी और वो अंदर बंद ही रहेंगे। एंड आई टोटली एग्री विद यू। अल्लाह ताला को ज़्यादा अच्छा पता होता है कि क्या आइंदा आने वाले वक्त में, बट अब आज का तज्जिया मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं आसमा शिराजी के क्वेश्चन के बारे में देखें, राय मुख्तलिफ हो सकती है। हमारी जो आज ISP या चीफ की राय थी, उस राय से बिल्कुल मुख्तलिफ राय थी पहली इस्टेब्लिशमेंट की, जो कहने की कोशिश कर रही थी आसमा शिराजी। और ये सिर्फ जनरल फैज़ हमीद की हद तक नहीं है, ये जनरल बाजवा भी उसमें शामिल थे उस राय में, और उससे पहले भी जो आर्मी चीफ थे, उससे पहले भी जो ISI चीफ थे, जो ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा वगैरह, उन सब की कंसिस्टेंट एक राय थी कि अशरफ गनी की हुकूमत का हमने पिया पांचा करना है। ये हमारी सबकी कंसिस्टेंट राय थी। और मैं ये नहीं कह रहा ISP या चीफ उस बात को सही कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी लीडरशिप थी, यानी कि 2010-11 में पीपल्स पार्टी थी, उसके बाद PMLN थी, उसके बाद PTI थी, ये आप कह सकते हैं कि उनकी भी वो राय थी। बट ये नहीं कह सकते कि एस्टैब्लिशमेंट की राय ये नहीं थी कि हमने अशरफ गनी की हुकूमत का तख्ता करके तालिबान को लेके आना है। ये सबकी कंसिस्टेंट राय थी। आप भी यहाँ हमें बैठ के, आप कामरान शाहिद हमें बताते थे कि अशरफ गनी जो है वो इंडिया का प्रॉक्सी है, और वो 6 कॉन्सुलेट उसने क्यों खोलने दिए हैं अफगानिस्तान में? इसलिए खोलने दिए अशरफ गनी ने इंडियन कॉन्सुलेट 6, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी। ये तो आप बताते थे हमें, और हम आपकी, मैंने जिस तरह का सर आंखों पर आपकी बात, लेकिन ये हमारी हुकूमतों की और हमारी एस्टैब्लिशमेंट की कंसिस्टेंट राय थी। सो ये कहना कि जी सिर्फ एक बंदे की या 2 बंदों की ये राय थी, नहीं, आई डोंट एग्री विद इट। आप पीछे जाके हिस्ट्री में अपने प्रोग्राम से देख लें, आप दिफाई तज्जियाकारों के आप उस वक़्त के देख लें। सो मैं तो उस बात से हमने तालिबान को बिल्कुल प्रमोट किया था। हम जब अशरफ गनी को गिराने की बात करते थे तो हम किसको लाने की बात नहीं, मुझे आप एक बात बताइए ना, इसको छोड़े, सोहेल अफरीदी का जो मौकफ है या इमरान खान साहब का जो मौकफ है, क्यों छोड़ूं भाई? क्यों छोड़ूं? उसको नहीं, पहले तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि आपकी बात, जी, पहले तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसको छोड़ूं? क्यों छोड़ूं? आसमा शिराजी का बड़ा वैलिड पॉइंट था। आपने खुद मुझे तो, अच्छा, आपका क्या पॉइंट है इसमें बताइए? क्योंकि आपने जिक्र किया उस पॉइंट। जी, मैंने किया। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी एज अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, हमारी ये राय थी हमेशा से कि जी हमें अशरफ गनी को गिरा के तालिबान की, सर आप मेरा आप सवाल सुने, अब जरा मैं आपका पॉइंट समझ आ गया। आप तो आज मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं, सर मेरी बात सुन लें, ठीक है, हमारी ये राय थी। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जनरल बाजवा, DG ISI, पूरी पाकिस्तान की सुन लें, आपके मैं प्रोग्राम निकाल के दिखा दूंगा भाई, मेरी बात तो सुन लें। मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहे हैं आप, यही राय थी। जनरल बाजवा, देन आर्मी चीफ, देन DG ISI, देन प्राइम मिनिस्टर, उनकी राय थी कि अशरफ गनी को उससे पहले भी शरीफ की भी थी। सुन तो लेना सर, मेरा सवाल सुन लेना, आपने जवाब देना जी। ये राय थी, इमरान खान के अकेले की राय नहीं थी, मासूम की, उस मासूम फरिश्ते की अकेले की राय नहीं थी, ये इन सब की राय थी। और आर्मी चीफ की राय थी, जिसको इमरान खान ने कौम का बाप कहा था, उसकी भी राय थी। मान ली आपकी बात। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राय बदलने में कितना टाइम लगता है? जब उनको वहां पर आगे हुकूमत उनकी, अशरफ गनी फारिग हो गया, अमेरिका फारिग हो गया, तालिबान रजीम वहां पर आ गया, अब हम पे हमले हो रहे हैं वहां से। अब हम राय के साथ बैठे रहें कि जनरल बाजवा की और इमरान खान मासूम फरिश्ते की और उसकी DG ISI जनरल फैज हमीद की ये राय थी। आज की बात करें ना सर, दूसरी आज मेरा सवाल तो पूरा होने देना सर। आप तो ये कह रहे हैं कि वो कुरान की को आयत थी नाउजुबिल्लाह, कि उस वक्त की राय थी। भाई भाड़ में गई वो राय यार। आज की रियलिटी देखें, आज शहादतें हो रही है वहां पे, आम सिविलियंस की भी हो रही है भाई, सिर्फ फौजियों की नहीं हो रही, आम सिविलियंस मर रहे हैं, आपके मेरे जैसे मर रहे हैं। अब बताएं आप क्या, अब सोहेल अफरीदी ठीक है या रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए, ये बताएं सर, सारी बात छोड़े जी। नहीं, पहली बात तो यह है कि 2021 अगस्त में आई थी तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में, और उसके 4-5-6 महीने के बाद PTI की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। ऑल एविडेंस, ऑल विटनेसेस आर, और खुद आप उनकी स्टेटमेंट सुन लें ख्वाजा आसिफ की, और उसके बाद वो डिफेंस मिनिस्टर सर आज पे आ जाए ना जुबैर भाई टू काबुल। नहीं, क्यों आ जाऊं? आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? नहीं, मैं शर्मिंदा क्यों होना? मैंने क्यों शर्मिंदा होना है? ख्वाजा आसिफ से कोई मेरा लेना देना नहीं। मैं तो पहले ये बता रहा हूं कि इमरान खान से कोई लेना देना नहीं है, उनकी पॉलिसी नहीं, आपकी सारी बंदूकें एक तरफ है ना, तो मैं बता रहा हूं कि जी अब आप जवाब देना कि आज बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज पे आ जाना सर, टाइम कहा, अगर तारीख में जाएगा फिर तो प्रोग्राम 10 चाहिए मुझे आपके साथ यहाँ पे। आज में आए ना, अब आज में आ ही नहीं रहे आप।
नहीं, आज आपने क्या होना तारीख का चाहिए जिक्र किया था तो मुझे जवाब देना था ना सर? आपको। वजीर आला सोहेल अफरीदी के साथ आज खड़े क्या होना होना चाहिए चाहिए? कौम को, आज बिल्कुल या चले, मैं establishment जवाब के दे साथ? देता हूँ। जी आज पे ओके, लेट मी टेल यू, बड़ा ब्रीफली मैं ये कह देता हूँ। आज जाहिर सी बात है, सिचुएशन जो डिमांड करती है वो उसमें कंसेंसस के साथ, डिबेट के साथ, राय मिलिट्री, ठीक है, ये जवाब दिया ना आपने। वेरी इंपॉर्टेंट, उनके पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और लेकिन प्रोविंशियल हुकूमत भी एक लोगों के मैंडेट से उनको भी साथ बिठा के एक राय, एक फैसला करना चाहिए कि हमें आगे कैसे लेके जाना है। चाहिए। थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जब तक आपके पीछे अवाम नहीं होंगे कोई मिलिट्री विक्ट्री नहीं हो सकती। ये मेरी राय है, हो सकता है मेरी राय नहीं, आप ही राय जानते हैं भाई, ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू थोड़ी कर रहा हूं मैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया, ये यहां तक लाने के लिए। और मैंने आपका बता दिया कि दुनिया में आप पढ़े, ऐसा नहीं होता। लीडर ने देखना होता है हालात के। कायद आजम ने करारदाद पाकिस्तान पास की और उसके बाद 1940 में कहा कि इससे कम पे हम आएंगे नहीं, इंडिया का बंटवारा होगा। कैबिनेट मिशन प्लान 46 में मेरी बात आपने छेड़ा था मुझे, सुन तो लिया करें, मैं आपको बड़ी मिसाल दूंगा ना। मैंने आपने कहा आसमा शिराजी ने ये सवाल सर पूछा सुन तो ले, और तो उसको ठीक सवाल किया ना करने के हमारी लिए कलीग आपने कहा कि ने, जी वो गलत था। हमारी बहन ने सही सवाल किया, अब आप सुन लें, आप उसको गलत जी, कॉन्टेक्स्ट जी, दे रहे हैं जी, ना मेरे साथ लाके। कायद आजम ने 46 में करारदाद पाकिस्तान को साइड पे करके वो मान लिया कि डिवीजन नहीं होगी। तो लीडर्स अपना चेंज, अब आज की मैं बात करो, आप कह रहे हैं उस वक्त मैंने भी कहा मीडिया पे, बाजवा ने भी ये कहा, बाजवा साहब ने भी, इमरान खान साहब ने भी कहा, और भाई कहा था। आज 2025 की बात हो रही है मेरे भाई। नहीं है, कामरान शाहिद हमें जो बता दे, कामरान शाहिद हमें जो बता दे, 2016 में कहे कि इस तरफ हो जाएं, हम इस तरफ चलना शुरू हो। सर कामरान शाहिद आज कहे कि इस तरफ चलना शुरू हो जाएं, हम इस तरफ चलना ये शुरू जिन हो जाएं। सियासी पार्टियों में आप आपकी राय रहते हैं ना, चेंज होगी तो मुझे मेरी क्या बात पता? सुने जुबैर भाई, जिन सियासी पार्टियों में आप रहते हैं, नून लीग, सियासी पीपल्स पार्टी पार्टी, तहरीक इंसाफ, सुन ले represent सर, करती वो मेरी है। बात सुन ले सर, तहरीक सारी इंसाफ, पाकिस्तान के अवाम को सर मैं represent सबकी बात ही करती कर हैं रहा हूँ। सारे। जिन सियासी पार्टियों में आप लोग घूमते फिरते हैं ना, उनका ये वतीरा है कि वोटर सपोर्टर्स को, आप लोगों को सजदे करवाएं अपने लीडर्स के। मैं तो सजदा नहीं करता किसी को, मेरी तो कोई पार्टी है नहीं, इसलिए मैं तो अल्लाह का बंदा, अल्लाह को सजदा करता हूँ। आगे जाने की इजाजत दे अगर आप मुझे। आबिद शेर अली साहब, बड़ी वैलिड तो नहीं कहूँगा मैं, बड़ी सब्सटेंशियल बात की है जुबैर साहब ने कि कुछ भी हो जाए, डिबेट करें सोहेल अफरीदी साहब के साथ, डिस्कशन करें सोहेल अफरीदी साहब के साथ, कॉन्सेंसस लेकर आए पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ, फिर आगे जाएं केपी के अंदर। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। इससे पहले ज़ुबैर साहब कोई फरमा रहे थे इमरान खान के मुतालिक। अब ज़ुबैर साहब जो एक साल पहले इनका पॉइंट ऑफ व्यू था इमरान खान के ख़िलाफ़, जो उनके केसेस को लेकर, उसकी इम्प्रिजनमेंट को लेकर, वो भी रिकॉर्ड दुनिया पे होगा। तो ज़रा ज़ुबैर साहब की वो भी ज़ुबान जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे चला दें। मैं उस ज़ुबैर पर एतबार करूं कि आज के ज़ुबैर पर एतबार करूं। इनकी हर अदा पर कुर्बान होने को दिल करता है कि जब आप पर एहसानात किए जाते हैं, आप खाना आपके हलक में नहीं उतरता था। मैं विटनेस उस मीटिंग्स पर जब आप मरीम नवाज शरीफ साहबा के पास बैठ के तरीफ़ों के पुल बांधा करते थे, और जो आप बाजवा साहब और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कहते थे, वो भी मेरे रिकॉर्ड का हिस्सा है, मेरे ज़मीर का हिस्सा है। हमारी सियासत का ओढ़ना बिछोड़ना नवाज शरीफ था, है और इंशाल्लाह रहेगा। हमारा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता कि कल नवाज शरीफ को कंधों पर उठाएं, आज इमरान खान को उठा लें। आप ज़ुबैर साहब के वो खुदा के लिए वो कामरान भाई, आप अपने टीम को कहें, मैनेजमेंट को कहें कि वो एक साल पहले के जब इमरान खान को पकड़ा था, उसके केसेस के बारे में ज़ुबैर साहब की क्या राय थी? आबिद भाई, मैं ये कर सकता था, लेकिन जुबैर साहब भी भाई हैं, मैं ये कर नहीं सकता। वो मुझे जितना कुछ भी कहते जाए कोई मसला नहीं है। नहीं जुबैर साहब से ताल्लुकात अपनी जगह रहे। ये आर्गुमेंट हो रहे हैं इस वक्त टीवी पे बैठ कर, दुनिया पाकिस्तान पूरा देख रहा है कि कौन किसका ज़मीर क्या कहता है। जुबैर साहब की जो गुफ्तगू का मेयार था, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से वो मेयार देखा हुआ है। मैं इसलिए कहता हूँ कि बात उस हदूद में कहें कि जिसमें इज्जत का आपका जनादा ना निकले,
खुदारा आप उस पे देखे कि आप क्या टीवी पे आप स्पोक्स पर्सन थे मरियम नवाज शरीफ साहबा के और नवाज शरीफ साहब के, आप उनके केसेस यार आप बोलना नहीं, ठीक है जुबैर साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अच्छा आबिद भाई मेरे सवाल के जवाब पे भी आ जाए। आप ना भी बैठे मेरे मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो आपको कॉल भी करना चाहता था, आप लोग कॉल भी नहीं लेते नहीं बैठे जी। अच्छा चले, अच्छा आबिद भाई अब मेरा सवाल का जवाब देता हूं, मेरे पास आपका मैसेज भी है। सिचुएशन मैंने आपके ट्वीट का जब मैंने ट्वीट किया था लाखों लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया, आपका मुझे फोन भी आया, मेरे पास वो मैसेज आपका महफूज है, लेकिन मैं नहीं चलाता कि मैं आपके मैसेज चलाता हूं। मैं जुबैर साहब एक एक आपकी रग रग से वाकिफ हूं, मुझे ना बताएं सर आगे चलते हैं आबिद भाई, आगे चले। अब मेरा सवाल नहीं, मैं जवाब देना, कौम को बताना, असलियत बताना मेरा फर्ज है। सर जुबैर साहब पे ना टॉक शो हो रहा आज का, आज नवाज शरीफ के साथ है, ये नहीं हो सकता कि कल मैं उनके खिलाफ हो जाऊं। अब ये हुकूमत बैठी है, ये रियासत की भी दुश्मन है, ये ना रियासत के खिलाफ, ये रियासत के खिलाफ काम करते हैं। कभी ये केपी की हुकूमत इनकी अलीमा बाजी मोदी सरकार के इंडिया चैनल पे जाके उनसे भीख मांगती है कि आप खुदा रहे पाकिस्तान पे कुछ करें, इमरान के लिए कुछ करें, और दूसरी तरफ ये तालिबान के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं अपनी आर्म फोर्सेस के खिलाफ, अपनी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। ये क्योंकि इनका प्लान 2035 का था, वो तालिबान के साथ मिलकर था। इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स की असैसिनेशंस करनी थी, अगर खुदा ना खास्ता जनरल फैज हमीद और ये इनकी हुकूमत चलती थी, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना था। ये सारा तालिबान के साथ प्लान था, इन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस के खिलाफ इन्होंने तमाम चीज़ें मैनेज की हुई थी। फैज़ हमीद साहब के तो 20 चक्कर थे उस दिन, उस वक्त अफगानिस्तान में ये तालिबान के साथ मीटिंगें करते थे, हर किस्म का ये तो गुब्बारा तो फिर गंद तो डाला हुआ है इमरान खान की हुकूमत ने। अब जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं केपी में, सिक्योरिटी क्या हम अफगानिस्तान से जाके सिक्योरिटी की भीख मांगते फिरें कि आए खुदा के लिए हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है पाकिस्तान में। एक सुहेल अफरीदी साहब की केपी की, तो आप बिलीव नहीं करते वफाकी हुकूमत डायलॉग करे वहां की पॉपुलर गवर्नमेंट के साथ? एक सर सवाल है ना मेरी, एक मिनट जी बताएं आबिद भाई। सर एक मिनट सुन ले मेरी बात प्लीज। इनकी सियासत पेशावर मोटरवे के टूल प्लाजा से शुरू होती है, अडयाला जेल पे जाके खत्म हो जाती है। अडयाला जेल से आएंगे टूल प्लाजा, इनका रियासत से सिक्योरिटी की सिचुएशन। लेकिन आबिद भाई जब नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा था उस जमाने में, उस जमाने की एस्टेब्लिशमेंट ने या इमरान खान ने, तो नून लीग की भी सियासत यही थी ना कि वो अपने लीडर को बाहर देखना चाहते थे। इसमें क्या वो है? लेकिन ये सवाल सेपरेट है कि नेशनल सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता किसी लीडर के लिए। हमने कभी पंजाब को तालिबान के हवाले करने की बात नहीं की थी। हमने पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जो राज है वो अफशानी किए थे। नवाज शरीफ को 2 मरतबा इन्होंने जिला वतन किया। नवाज शरीफ की वाइफ फौत होगी, नहीं वो उनको बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया आबिद भाई, फौत हो जाती, बाप फौत हो जाता है, जनाजा नहीं पढ़। एक मिनट लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको कभी ब्रीच नहीं किया। ठीक है सर आपका पॉइंट आ गया। बैठ के कभी इंडियन चैनल पर आप अपनी आर्म फोर्सेस को उनकी तस्लील करते हैं, सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। चाहे वो इंडिया को हो, आपके सोशल मीडिया, आपके यूट्यूबर, आपके वो जो 3-4 वो बिकाऊ सर यहाँ पीटीआई का कोई बंदा नहीं बैठा हुआ ना, ये डिटेल में हम बात फिर कर लेंगे। अब मैं जरा न्यायी साहब को मिलना चाह रहा हूँ, और जुबैर भाई आपके पास चांस पूरा होगा रिस्पॉन्ड करने का ब्रेक से पहले। जी आबिद भाई आपका पॉइंट आ गया। न्यायी साहब जो सारा बात थी ना, थ्रस्ट जो था DGISPR का जो आर्गुमेंट दिया, उन्होंने कहा भाई ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान को तो पता ही कुछ नहीं था और तालिबान की पॉलिसी उस वक्त कुछ और थी और आज कुछ और थी, ये इमरान खान ही का कॉलिंग शॉट है। वो तो इतने पावरफुल थे कि उस वक्त के आर्मी चीफ को अपना उन्होंने कौम का बाप करार दे दिया। तो आप ये समझते हैं सर आज सारा ब्लेम जो है इमरान खान पे ही है और PTI के ऊपर ही है, और इसी वजह से इनके आपस में ना निकलने के ना आपस में रास्ते एक होने के नजर आ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी पे दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, PTI एंड एस्टेब्लिशमेंट मौकफ के। जी सर। कामरान बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, 2 चीज़ों को अलहदा करें। जी जी, एक जो फितना खवारिज है और इसके रूट्स कहाँ से निकली हैं, ये इसकी जड़ें कहाँ कहाँ हैं, कब ये आगाज़ हुआ, कैसे कैसे ये इसने परवान चढ़ा, पनपा, कि कब कब इसकी आबियारी हुई और कैसे आज एक मौसम बन के हमारे सामने
दोबारा खड़ा है। पहले भी कई दफ़ा इससे ज़्यादा खौफनाक अंदाज में हमारे सामने आया है। और दूसरा यह है कि इमरान खान और उसकी हुकूमत का आजकल जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर मुख्तफ रोल, ये दोनों चीज़ें अलग कर ये आपने पहले तो ये अच्छी बात देखें की कि है, जी ये ऐसे जो होना फितना है जिसका सही है। पहले तो ये यहाँ तक पहुँचा है उसी संगीनी का भी मुझे एहसास है, इदराक है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इसको हमने अकल से या जिस तरीके से हमने बड़ी मेहनत से इसको पैदा किया। मुझे याद है कि जब हमारा जो प्रोजेक्ट जलालाबाद फेल हो गया 1988 के अंदर बेनज़ीर साहब की हुकूमत में, तो 1993 के अंदर फिर बेनज़ीर साहब की हुकूमत थी और उससे लेकर 96 तक हमने इस वहाँ पे एक दोबारा तालिबान हुकूमत ये पूरा इसको हल्लाशेरी दी, इसको बनाया, ऑर्गेनाइज़ किया, फिर इसको हुकूमत दिलाई। और हमें याद है कि वहाँ वज़ीर दाखिला उस वक्त के उन्होंने क्या कहा था कि ये हमारे बच्चे हैं और ये जो है ये हमें बिल्कुल अफ़गानिस्तान के अंदर इन्होंने अमन लेके आना, आज़ लेके आना। उस वक्त अमेरिका भी उस वक्त साथ था, ISI के साथ, एजेंसी के साथ, और बाकी हमारी मिडल ईस्ट की भी कई एजेंसी साथ है। ये एक और डिटेल है, लेकिन वो चढ़ा उसके बाद किस तरीके तजारत करने की और कंपनी बनी और जिसके अंदर बहुत बड़ा जो है वो करने की कोशिश की गई। फिर ये चलता रहा। फिर जब ये उसके बाद 2000 के अंदर मैं US से आया यहाँ पे अफगानिस्तान में दोबारा, तो इनकी हुकूमत, तालिबान की हुकूमत उस वक्त ये खासे जड़ें गाड़ चुकी थी, फिर ये उखाड़ी गई। सर आज भी फिर हमने इनको पूरी हुकूमत को क्वेटा में हमने इसको रखा, इसकी प्रोटेक्शन की, और फिर सारा इसको चलता रहा। तो मेरा ख्याल है कि जो उनका हर रोल है इसके अंदर, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने में, इस तक पहुँचाने में, और फिर इसको इक़्तिदार दिलाने तक में जो भी अमेरिकन छोड़ के गए हैं, और फिर हमने ही इनको जाके ज़्यादा मदद की, इनको बेसिक्स दी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट में हेल्प की। अब दूसरे आ जाए कि जब ये सूरत है, ये फितना जो है ये पिछले 3-4 साल से जो दोबारा बड़ी एक नई फोर्स के साथ आया है, उसकी कदर नज़र कि उसके बैनुल-अक़वामी कुछ अवामिल हैं, कुछ सूरत हाल है। लेकिन इसके अंदर PTI का जो रोल है कि जिसके अंदर वो एक ये जो कि जैसे उन्होंने आज इशारा किया, इससे मुझे मफ़र नहीं है, लेकिन ये मैंने हमेशा देखा है कि जब भी आप जब सियासत और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर टक्कर होती है, तो नीचे जो अवामिल होते हैं, नवाज शरीफ साहब के मानने चाहने वाले हों या भुट्टो साहब के किसी ज़माने मानने चाहने वाले हों या आज इमरान खान साहब के मानने चाहने वाले हों, तो ये वजह नज़ार बन जाती है। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो ज़रूरत है वो हीलिंग टच जो है वो ये है कि अवाम जो है जब तक इस दहशत गर्दी में वो साथ नहीं खड़ी होती, और वो साथ इसलिए नहीं खड़ी होगी कि अवाम जो है इस वक्त, ये मैंने हर दफ़ा देखा है, 80s के अंदर ज़ौल हक साहब के वक्त में देखा, इतनी बड़ी हम जंग लड़े थे, जहाल लड़े थे, और भी उस पार्टी वाले जो थे उसी वक्त फौज के खिलाफ हमारे दुश्मन के साथ साजिशें कर रहे थे, जो इंतहाई कंडेमेबल बात है। या बाद में मैंने देखा है कि इवन नवाज शरीफ साहब के वक्त में तो यही जज्बात थे। मैं क्योंकि खुद शेयर करता था ये जज्बात उनके इसका साथ। मतलब ये तो फिर ब्लैकमेलिंग होगी ना, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के आपको मानना पड़ेगा। ब्लैकमेलिंग नहीं, इसका मतलब ये नहीं, ये होता, ये नेचुरल है। मैं कहता हूँ इसका एहसास करना होगा कि इस मुल्क के अंदर दो ताकतें हैं, एक मुनज़्ज़म ताकत है जो हमारी अफवाज पाकिस्तान की है और जो अल्लाह ताला ने हमें उसके फ़ख्र है दिया, और एक ताकत है अवाम की। अवाम की ताकत तो सर नजर नहीं आई। अवाम की ताकत जो है, नहीं अवाम की ताकत नहीं, वो आप छोड़ें। अवाम की ताकत जब कोई इंतशार आएगा, नारकी आएगी, और जब कभी याद आता है तो अवाम की ताकत तब नजर आती है कि वो उसके अंदर फिर ऐसा गंदा रोल अदा करते हैं, आप कहीं से कहीं ले जाती है। आज अगर लोग जो हैं वो, मेरी आखिरी फिक्र सुन ले, आज अगर अवाम नास जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे खड़े हो जाएं तो कभी भी दहशतगर्दी पनप नहीं सकती, कभी भी नहीं। ये इसको ग्राउंड तब मिलती है कि जब लोगों के अंदर आपका पॉइंट आ गया, ये आपको सवाल में आगे लेके जाऊंगा। अब ये इसी जरूरत है, इसका जवाब आप साहब देंगे, लेकिन उससे पहले जुबैर साहब आपने कोई जवाब दे रहे हैं पर्सनल रिमार्क्स के ऊपर, ब्रेक से पहले काइंडली यू हैव टाइम प्लीज। आप कह रहे थे आप जवाब देना चाहते हैं। एक तो कामरान आप हर दफा प्रोग्राम में किसी को बिठा के मुझे पर्सनल अटैक्स करवाते। नहीं सर, मैंने नहीं करवाया, वेरी पुअर, मैंने नहीं करवाया। यू शुड नहीं आप यू शुड स्टॉप। मैं तो उनको कहता रहूं आगे चले आगे चले।
क्या करूं मैं सुन तो लें, सुन तो लें ना, पॉलिसीज़ की कर रहे हैं। मैंने नवाज शरीफ को ज्वाइन किया था, उसमें जो बहुत से रीजंस थे, उसमें सरे फहरिस्त था उनकी जो पॉलिसी थी सिविल बालादस्ती की, जिसकी जंग में मैंने उनका साथ दिया था। नवाज शरीफ साहब ने मुझे बहुत नवाजा, इतना नवाजा कि जो मैं डिज़र्व नहीं करता था, एंड आई एम पब्लिकली एक्नॉलेजिंग दैट, मैं उनमें नहीं हूँ। लेकिन मेरे और उनके इख्तलाफात जो हैं वो पॉलिसी पर हैं, ठीक है, ना शख्सियत पर तो नहीं है। उन्होंने जब सिविलियन बालादस्ती का जो अपना नारा था, वो वोट को इज्जत देने का नारा जो था, उन्होंने जब छोड़ा तो मैं तो उधर ही खड़ा हूँ। ये सब लोग दूसरी जगह चले गए, मैं तो उधर ही खड़ा हूँ। जब हम जद्दोजहद कर रहे थे, जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो हम किस चीज़ की जद्दोजहद कर रहे थे? हम क्या कह रहे थे कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने हटाया है नवाज शरीफ को, जो कि सही है। हम क्या कह रहे थे कि उस वक्त के जजेस पर दबाव डाल के फैसले करवाएं नवाज शरीफ के खिलाफ, यही हम कह रहे थे ना। तो हम इसलिए सिविलियन बालादस्ती की, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी की बात कर रहे थे। मोहम्मद जुबैर ने ये ऐद नहीं किया था, आई एम इमोशनल अबाउट पाकिस्तान, आई एम नॉट इमोशनल अबाउट इंडिविजुअल्स। और मैं इमरान खान जब अगर वो बाहर आते हैं और हुकूमत आती है और वो कल को वही बातें करते हैं जो आज PMLN कर रही है, तो मैं सबसे पहले उनकी मुखालफत करूंगा। I mean, there's no, जुबैर साहब, लेकिन जब वो आपको थे, उस वक्त भी मुखालफत की थी। दो बातें सर, मैं उनमें नहीं सर, दो बातें। पहली बात, मैंने बिल्कुल नहीं आपके खिलाफ। दूसरी बात, लास्ट बात, अच्छा नहीं, मैं उनको रोकता रह गया, मैं रोकता रह गया, आपने सुना नहीं। लास्ट, मैं तो मौजूद चेंज कर रहा था। वो ठीक नहीं, वो उनका राइट है, मैं उनका चले, उनका राइट है। मैंने नहीं कहा उनको कि आपके खिलाफ जाए, बट मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, हम एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं किसी नजरिए की बेसिस पर। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, शख्सियत के बेसिस पर नहीं होते हैं। तो ये कौन सी लॉजिक है कि हम सारी उम्र वो पोजीशन इधर से उधर कर लें? उन्होंने कहा, उन्होंने क्या सिविलियन बालादस्ती की जंग उन्होंने नहीं कहा था? तो आज बिल्कुल कहा था जी, वोट को इज्जत देने की बात की थी। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने नवाज शरीफ की हुकूमत, मैंने नवाज शरीफ की पार्टी को ज्वाइन किया था, शहबाज शरीफ की पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, चला रहे हैं, ये आपने बहुत बड़ी बात की है। और न्यायी साहब ने बहुत बड़ी बात की है, शरीफ चला रहे हैं उनका। जी बिल्कुल, आपका जुबैर भाई, मैं ब्रेक के लिए बहुत लेट हो गया, आपको मैंने पूरा मौका दिया और रिस्पॉन्ड आप दोबारा भी आके अभी बात करेंगे इसके ऊपर। और न्यायी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और आई टोटली एग्री विद यू कि आपने नवाज शरीफ साहब का बिल्कुल साथ दिया, भरपूर साथ दिया, बुरे वक्तों में भी बहुत साथ दिया, जब सब छोड़ गए तब भी साथ दिया। पॉलिसी डिफरेंस तो किसी से भी हो सकता है, आई एग्री विद यू। जो बात कही है ना न्यायी साहब ने कि अवाम को फिर भी खड़ा होना पड़ेगा अगर रियासत में कामयाब होना है, इसका जवाब तो देंगे आबिद अली साहब और बाकी लोग भी ब्रेक के बाद। जी भाई, आबिद अली साहब बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से जुबैर साहब ने बात कर दी, नवाज शरीफ साहब को बड़े ग्रेस का मुजाहरा करते हैं। मैं कहता हूँ उस पर हम जाएं। अब आते हैं टॉपिक पे। न्यायी साहब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत कुछ भी कर ले, जब तक कि आपको PTI की सपोर्ट या अवाम की सपोर्ट नहीं मिलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। योर टेक सर। देखिए, न्यायी साहब बड़े बुजुर्ग हैं, मैं इनका बड़ा बेहद एहतराम करता हूँ जी। क्या न्यायी साहब से सवाल पूछिएगा, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, क्या हमारी फ़ौज पहले लोगों के पास जाती कि जी हमला हो गया है, अब हमें आप हमारे साथ हैं तो हम जंग कर लेते हैं, नहीं तो माफ़ी मांग लेते हैं, जैसे अभिनंदन के केस में माजी में इमरान खान की हुकूमत ने किया। एक तो वो ऑप्शन था, एक या फिर रियासत को बचाने के लिए हमारी फ़ौज का जो रद्द-ए-अमल था, अल्लाह की मदद के बाद अल्लाह ने मदद दी और पूरा पाकिस्तान साथ था अपनी मुसल्लह फ़ौज के। क्या मुसल्लह फ़ौज आपकी इस वक्त हिफाजत ना करती, आप एटॉमिक पावर ना होते, तो आपका भी सदर जैसे। तो सर फिर इमरान खान को कन्विंस कर लें किस तरीके से, या उनके वज़ीर आला को उनको समझाएं थोड़ा सा। नहीं, मैं सिर्फ मोहतरम न्याज़ी साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ। पॉइंट आ गया आपका। किस तरह कन्विंस करते हैं? ये सूबे की अमनो आमा का जिम्मेदार कौन है? पंजाब में आप बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा होगी, उनकी जिम्मेदारी है। तो न्याज़ी साहब सूबे की अमनो आमा का जिम्मेदार, पिछले 16 साल से PTI की हुकूमत बर्जमांद है, वहाँ पर सारे वसाइल उन्होंने डयाला जेल के कैदी के लिए खर्च किए। ये बात जुबैर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताते रहे सबूत समेत, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कहते हैं कि मैं पर्सनल हो जाता हूँ। जुबैर साहब, मैं पर्सनल नहीं होता, मैं वो
जुबैर साहब का करैक्टर कौम को बता रहा हूँ, जो वो हमारे एज ए स्पोक्स पर्सन बात किया करते थे। वोट को इज्जत यार देनी है सबको तो पता है आप वो मेरे साथ अदला प्रोग्राम बना उन्होंने- देंगे, आप प्रोग्राम से उठ के ना चले उन्होंने जाइएगा, बड़े मैं मुश्किल इसलिए- हालात में नवाज शरीफ साहब को डिफेंड अब किया है। उस- ठीक, आगे चले सर, आपका क्या पॉइंट आ डिफेंड गया, किया जी, पते की मुश्किल बात कर हालात दी में आपने। नवाज शरीफ साहब को कौन सा नहीं, मेरे ही न्याजी साहब, मोहतरम न्याजी साहब, हमारे वहाँ पे दहशतगर्द हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं। उनको जवाब तो देने दें न्यायी साहब को। मेरी आपका गाड़ी पे पॉइंट आ बम गया बजता। सर, आपका पॉइंट आ गया। और नहीं, मेरी आखिरी बात नहीं, जल्दी आखिरी बोल बात, और किस तरह फौज आपके लिए खड़ी हो, कुर्बानी दे, किस ठीक तरह है। फौज पाकिस्तान की लड़े, वो रियासत है, रियासत और वफाक की निशानी है। आबिद भाई फौज। जवाब लेने का टाइम तो दे दे आप बाकियों को। डिग्रेड ना आपका करें, पॉइंट बड़ा अहम आप पॉइंट उनका आ साथ गया। दें, अल्लाह के वास्ते साथ न्यायी साहब दें जवाब करके। दें। अब क्या पहले परमिशन लेती फौज जब इंडिया ने अटैक कर दिया था? किस तरह होगा ये? जंगे साथ थोड़ी लड़ी जाती है न्यायी साहब। आबिद साहब मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि अगर हमारी एक समझ बूझ का लेवल ये हो गया है कि हम एक दूसरे की बात समझ ही ना सकें या समझा ही ना सकें, दूसरे वजाहत ले ले। मैं तो ये बात की नहीं है जो ये आबिद शरील साहब ने इतनी ज़बरदस्त तकरीर, दिल पजीर तकरीर कर दी है, जो मुझे हमेशा पसंद आती है। मज़ीद मैं इसकी तारीफ़ कर देता हूँ। मैं तो कोई बात ही और कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दहशत गर्दी के अंदर कौम को एक पेज होना ज़रूरी है। मियाँ वाली के अंदर दहशतगर्द ऑपरेट नहीं कर सकते अगर जो लोग जो है वो यकसू हों। किसको नहीं पता कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है? ये मैं कहता हूँ कि हमने सियासी कैपिटल दी है, ये मेरा काम है कि मैंने कहा है कि हमने अपना सियासी सियासत दी है। किसको नहीं पता है कि इमरान खान साहब जो है दिसंबर 2021 में या जनवरी 2022 के अंदर उसकी सियासत चिमटे से उठाने के काबिल नहीं थी, और नवाज शरीफ साहब का तूती बोलता था। 2007 से लेकर 2022 तक नंबर 1 नवाज शरीफ था, नंबर 2 था, नंबर 3 था, और क्या क्या में टूटी है कि सारी सियासत शिफ्ट हो गई है। इसलिए क्राइसिस ये है कि आपके पास एक बयानिया था, ये अलग बात है, ये हमारी बहस ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कौम को यकसुई चाहिए थी, अगर आपके पास अगर अवामुन्नास आम आदमी जो है वो ऑन बोर्ड नहीं है, एक अवाम को फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए। जब इंडिया के साथ जंग हुई है, ठीक है, तो आपका पॉइंट आ गया। आने के मैं समझता हूँ कि वो ही हमें चाहिए, इत्तेहाद आपके चाहिए, पॉइंट में और 4 दिन कॉम्प्लिकेशन है जो मैं जो जुबैर साहब के सामने हमेशा रखना चाह रहा हूं। चाहिए सर, आ गया। इसको दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। मैं कोई ब्लेम नहीं हो रही। न्यायी साहब, ये आपका चीज़ पॉइंट है आ कि गया। आपको वक्त की किल्लत है, diagnose बाकियों को भी करना जरा पड़ेगा आपके पॉइंट पे कि बात करने। आपको पाकिस्तान पब्लिक एक पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम जो है कौम को घायल सर, कर आपका देता पॉइंट है। आ गया, आगे आगे ये आगे। जब तक आप देखें, आप कोई ऐसा, मुझे एक बात करने दे, कमरान जी, जी, मुकम्मल करने दे। जी, न्यायी साहब। आप एक ऐसा बयानिया को बताएं जब काम करें, आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की अगर सियासत का तूती बोलता है तो ये मैंने बोला है। इसका इतराज तो खुद मुस्लिम लीग सर तूती बोल दिया, मैं कुछ और पूछ लूं जरा। मैं आपका पॉइंट पे ही बात कर रहा हूं जुबैर साहब। प्रॉब्लम ये है जो न्यायी साहब बात कर रहे हैं ना, उसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक सोच ये है पाकिस्तान की रियासत की कि जनाब ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या पॉलिटिकल ब्लैकमेल करने के लिए या अपने लीडर को छुड़वाने के लिए ये स्टैंड लिए बैठी है पीटीआई। छोड़े, मैं आपकी बात थोड़ा सा आप मेरे इसमें मुझे दो इंसर्ट कर दो प्लीज। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। आप नहीं ये कह रहे, मैं कह रहा हूं। जो लोग सियासत कर रहे हैं उनके डिजाइन, उनके नियत, सर, आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं। मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करता। मैं आपको कब कह रहा हूं? आम आदमी अगर वो गुमराह हो जाता है उसको कैसे ऑन बोर्ड करेगी रियासत? रियासत अपने अवाम को 25 करोड़ लोगों को ऑन बोर्ड करना या नहीं करना? सर आ गया आपका पॉइंट, आ गया 25 मतलब करोड़ ये किस तरह ऑन बोर्ड होंगे भाई? कोई ना कोई डिफरेंस रह ही जाता है। जुबैर साहब, आप मेरा पॉइंट होते हैं। समझिए। रियासत कौम यकसू होती है हमेशा। रियासत ये समझती है कि ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए पीटीआई ने स्टैंड किया हुआ है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ये नहीं ताकि इमरान खान के जेल के रास्ते खुले प्रेशर में आके। ये प्रॉब्लम है। देखें, पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी की लहर या अफगानिस्तान से जुड़ी हुई ये जो कार्रवाई है, ये पिछले 30-40 साल से हो रही है। तो जब हमने इतनी मारें खाई हैं और इतने मुश्किल हालात से गुजर के आए हैं, तो आगे का कदम बढ़ाने के लिए आप डिबेट करना, उसमें मुख्तलिफ राय होती है कामरान, उसमें दुश्मनी नहीं होती पाकिस्तान से, हर एक की अपनी राय होती है। ये तो बिल्कुल जो न्याजी साहब कह रहे हैं, ये तो फंडामेंटल है किसी दुनिया में, किसी मुल्क के लिए भी, कि जी अवाम पीछे खड़ी होगी तो आपकी मिलिट्री ज़्यादा अच्छी तरह लड़ सकती है। ये थोड़ा मतलब होता है कि जी जिस दिन उन्होंने इंडिया ने अटैक किया तो पहले जाके ये पता करें कि कौम पीछे खड़ी है या नहीं, वो तो रिएक्ट करना है। लेकिन चाहे वो 1965 की वॉर थी,
जब हम कहते हैं 65 और 71 में फ़र्क है, क्या फ़र्क था? 65 में हम इसलिए जीते थे कि पूरी कौम साथ खड़ी थी, 71 में नहीं खड़ी थी, और उसके नताइज हमें सबको पता है। सो जब हम एक इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है, भाई हर एक की अपनी राय होती है, इससे ना कोई ये होता है कि जी आप फौज के खिलाफ है कोई, ना ही ये होता है कि वो मुल्क के खिलाफ है, ना ही इस चीज़ को कहा जा सकता है आबिद शेर अली साहब की अपनी राय है और बड़ी उनकी वजन है उस राय में, ना ही ये मैं उनको कहूँगा कि जी ये गलत बात कर रहे, भाई उनकी राय है। डिबेट होती, पार्लियामेंट है क्यों, जमहूरियत है क्यों, आइन है क्यों? इसीलिए है कि वहां बैठ के हम मीडिया पर बैठ के पार्लियामेंट में बैठ के डिबेट करें। अगर मिलिट्री के पास वो इंफॉर्मेशन है जो कि इंफॉर्मेशन बता के अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो ज्यादा अच्छे तरीके से, बट प्लीज डोंट फॉरगेट कि मिलिट्री ऑपरेशंस पिछले कितने अरसे से केपी में हो रहे हैं और कितनी दफा नकल मकानी हुई है और कितनी दफा लोगों ने सफर किया है। तो जब आप अगला कदम उठाते हैं तो ये दोनों की राय लेके आगे साथ चलते हैं। बिल्कुल सही, बड़ी बड़ी आपने कॉन्क्रीट बात कर दी अभी। अपना मैं कामरान भाई, जी कामरान भाई एक बात करना चाहूँगा। जी पूछे बताएं। ये कॉन्सेप्ट आप गलत कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जुबैर साहब। ये केपी के खिलाफ जंग नहीं है, ये उन दहशतगर्दों के खिलाफ, उन खूनियों के खिलाफ है जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, छुप छुप कर हमला करते हैं। आपको कौन सी कंसेंसस बिल्ड करनी है? 17 साल से केपी की हुकूमत आपके पास है भाई। कंसेंसस तो आप चाहते हैं कि आप हमारी फौज के ऊपर और सारी बातें मैं कहता हूँ नहीं, मेरी आप सारी बातों एग्री करते हैं, आप कोई सजेशन भी नहीं देते, आप अपनी फौज को गलत कही जा रहे हैं। नहीं फौज को कोई गलत नहीं कह रहा है इधर भाई, नहीं फौज को गलत कोई नहीं कह रहा, किसी ने नहीं कहा आबिद भाई। मैं जुबैर साहब की नहीं कर रहा, कोई गलत नहीं कह रहा। न्याय साहब की भी सुन रहे हैं। आबिद साहब कोई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात सुने, हम कंसेंसस कर रहे हैं, हम कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहा। हम ये कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करें और उनको ऑन बोर्ड करें। लेकिन एक बात बताएं मुझे जुबैर साहब का, सोहेल अफरीदी जो एजेंडा लेकर आए हैं वो डायलॉग किसी भी किस्म का कर सकते हैं? मतलब बड़ा एक उनका एग्रेसिव बेंट ऑफ माइंड है ना, वो तो कुछ बात करने को तैयार ही नहीं है, कुछ सेंसिबल बात जो नजर आया है। देखें कामरान देखें, वफाक की तरफ से या जो हुकूमत है उसकी तरफ से भी तो बहुत गलतियाँ। अगर एक दफ़ा वो इमरान खान से मिलने देते तो क्या होता? ही इज़ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम मैं वही बातें कर रहा हूँ जो नवाज शरीफ करते थे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जिसके पास अवाम की ताकत है, और सोहेल अफरीदी वो इज़ द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी। वो मिलना चाहते हैं अपने लीडर से। अभी आप एक दफ़ा अगर मिलने देते, आप वो 10 दफा वहां गए, आपने कैसे ट्रीट किया? वो पंजाब गई, वो रेस्ट रूम नहीं जा सकते थे। आई मीन हाउ डू यू ट्रीट पीपल? वो सिंध आ रहे, चीफ मिनिस्टर सिंध ने ऑलरेडी उनको इनविटेशन दे दिया वेलकम करने के लिए, मिलने के लिए। सी द डिफरेंस भाई, आपकी इतनी बदगुमानी क्या है पंजाब गवर्नमेंट की? पीपल्स पार्टी से सीख लें यार, हमारे से नहीं सीखना तो पीपल्स पार्टी से सीख लें। ठीक, जी 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 क्विकली आबिद भाई। जी शाहिद साहब, हमारे से ना सीखें। हमने वो भी दौर देखा जब मरियम नवाशी के कराची में कमरे तोड़े गए, हमने वो आज भी का आपकी दौर बताएं बड़ापन देखा जुबैर साहब। हमने आपका वो आज के दौर की बात सुन लें ना आप, एक तो आपका टॉलरेंस लेवल बड़ा जीरो है, आप एक सेकंड में हाइपर हो जाते हैं। बात सुन लें, आपने बात की, मैंने सुनी। उस वक्त जेल में जाकर आप नवाशी की बेटी को हथकड़ी लगाते हैं, उस वक्त आपको कंसेंसस की बात नहीं याद आती। भाई सोहेल अफरीदी का पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के किसी भी तूल और मुझे नहीं आती। आप लंदन में बैठे थे, मैं यहाँ बैठ के फेस कर रहा था। आबिद शेर अली, लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। आप लंदन में बैठे थे, मैं यहाँ फेस कर रहा था। मुझे ना सिखाएं, मुझे ना सिखाएं होना चाहते हैं कि कैसे करेज किसको कहते हैं। आपको अपनी आइडेंटिटी के साथ जाना, मुझे कहाँ से बता रहे हैं भाई करेज क्या होती है? जुबैर साहब सुन ले, एक ब्रेक। एक्चुअली आज की जो प्रेस टॉक है ना, ये एक तो पैगाम तो है केपी की गवर्नमेंट को भी, टेररिस्ट को भी। ये पैगाम ये भी है कि कोई मुज़ाकरात अभी सियासी लेवल पे, बड़े लेवल पे होते नज़र नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है नेशनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर। कल तक दीजिए इजाज़त।